जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और इसी के साथ अपनी पढ़ाई है दोस्तों आप नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिएगा, ये आपको आपके जो लक्ष्य है उसकी ओर जरूर पहुंचाएगी अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करते रहोगे तो आज दोस्तों अपन एक कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है इसका एक केंद्रीय कार्यपालिका है, इसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। तो आज दोस्तों अपन समझने वाले हैं प्रधानमंत्री को किस प्रकार से होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के कार्य किस प्रकार से ये अपने कार्यों का संपादन करते हैं, किसके सहयोग से ये कार्य करते हैं, इन सब बातों के बारे में दोस्तों अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो ये दोस्तों वीडियो होने वाला है जो भी आप कांस्टेबल, एसएससी या रेलवे छोटे एग्जाम से लेकर चलो आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल तक के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अपने से पूछे जाते हैं, उन सब ऑब्जेक्टिव को अपन यहाँ से कवर करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे और दोस्तों समझ के अपन उनको याद करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो एक बार ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बताई गई बातें सही हैं, कुछ अच्छा आपको समझने को मिलता है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कारण जरूर बताएं, ताकि मैं थोड़ा और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके आपको और सुधार करके बता सकूँ क्या कि कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें मैं और सुधार कर सकूँ और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको मैं फुलफिल कर सकूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, हमारे जो केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर एक ये टॉपिक है दोस्तों प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। तो आइए इसको अपन समझते हैं। तो दोस्तों अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि जो हमारा देश है दोस्तों, भारत देश, इसके अंदर दोस्तों संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है दोस्तों हमारे देश के अंदर। तो ध्यान रखना है, जो ये संसदीय व्यवस्था है दोस्तों, ये किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है दोस्तों। इसको अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों अपने ज्यादा समय तक अपने देश के ऊपर ब्रिटेन का ही राज था, इंग्लैंड का ही राज था, तो ज्यादातर बिंदु हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए। तो उन्हीं एक बिंदु में एक संसदीय प्रणाली है दोस्तों, वो भी अपने देश के अंदर ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। जिस प्रकार से अपने इसके अंदर दोस्तों जिस प्रकार से अपने संविधान के अंदर भारत में जो सर्वोच्च नागरिक का जो पद है वो राष्ट्रपति को दिया गया है और जो वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री को माना गया, उसी प्रकार से अपने ब्रिटेन के अंदर भी दोस्तों जो राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति के स्थान पे वहां पे दोस्तों क्राउन का पद होता है और वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर का पद होता है। तो वहां पे जो क्राउन का पद है ब्रिटेन के अंदर, उसी के समकक्ष अपने यहाँ पे राष्ट्रपति का पद होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा दोस्तों, अपने देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय व्यवस्था में दोस्तों एक तो होता है नाम मात्र का प्रमुख, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक तो होता है दोस्तों नाम मात्र का प्रमुख, और जो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं दोस्तों वो होते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय। क्यों होते हैं नाम मात्र के प्रमुख, अपन इसको भी दोस्तों देखेंगे। और एक दोस्तों होता है रियल प्रमुख या वास्तविक प्रमुख, जिसको आप कह सकते हो। जो वास्तविक प्रमुख होता है दोस्तों वो कौन होता है? वो दोस्तों होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर या जिसको आप प्रधानमंत्री बोलते हो, वास्तविक प्रमुख होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। एक्चुअल दोस्तों होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के पास विभिन्न प्रकार की शक्ति है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, सैन्य शक्ति है, जैसे कि अपन ने राष्ट्रपति चैप्टर में देखा था। तो राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं, ना कि वो अकेले उन शक्तियों को प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों इनडायरेक्ट रूप से जो राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से उनका उपयोग कौन करते हैं? अपने प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है कि ये होता है दोस्तों वास्तविक प्रमुख और ये होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति का पद होता है। जैसा जैसा प्रधानमंत्री बोलेगा वैसा वैसा ही ये करेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों आपका यहीं से बनता है कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख या वास्तविक हेड होता है वो कौन होता है? ये प्राइम मिनिस्टर महोदय होते हैं। और नाम मात्र के प्रमुख दोस्तों होते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो ऑप्शन आपको राष्ट्रपति लगाना है। अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो ऑप्शन आपको प्राइम मिनिस्टर लगाना है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब दोस्तों दो कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर दोस्तों 74 और अनुच्छेद नंबर 75। ये दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में भी देखे थे दोनों आर्टिकल को। अनुच्छेद नंबर 74 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद का गठन दोस्तों किया गया है, मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है
अनुच्छेद नंबर 74 में, ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद का गठन मिलता है अनुच्छेद नंबर 74 में। और दोस्तों अनुच्छेद नंबर 75 में क्या कहा गया है, ये जो मंत्रिपरिषद होगी, इस मंत्रिपरिषद का एक हेड होगा, एक प्रधान होगा, और उसको दोस्तों अपन कहते हैं प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। तो यहां से दोनों आर्टिकल्स को अपने को याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, जो अपने प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अब नियुक्ति से संबंधित बिंदु देखते हैं दोस्तों। नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति दोस्तों करते हैं अपने राष्ट्रपति महोदय। तो ध्यान रखना आपको, राष्ट्रपति महोदय। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और वो नियुक्ति दोस्तों किस प्रकार से करते हैं, किस आधार पर वो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, तो इस चीज को समझना दोस्तों। जो राष्ट्रपति महोदय है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों, जो भी दोस्तों दल होता है, जैसे भी अपने अभी फिलहाल दोस्तों काफी पार्टियां हैं जो चुनाव जीत के जाती हैं, तो जो पार्टी या दल होता है दोस्तों लोकसभा में, तो जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को चुनता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। याद रखना, जिस किसी भी दल ने अगर लोकसभा में बहुमत साबित कर देता है कोई भी दल, तो उसी दल के जो एक प्रमुख व्यक्ति होता है, उस प्रमुख व्यक्ति को चुन लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसको चुनते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, लोकसभा में बहुमत दल के नेता, बहुमत दल का नेता या जो प्रमुख होता है दोस्तों, उसी को चुन लिया जाता है प्रधानमंत्री। तो यहां से दोस्तों ये जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता, ये बहुमत किस प्रकार से साबित करते हैं, तो एक बार थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मान के चलो, टोटल मानो अपनी लोकसभा में 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी दल अगर 51 सीट लेके आ जाता है, मतलब 50 तो उसका आधा, 50 से एक सीट भी, मतलब 50% से एक सीट भी अगर ज्यादा लेके आ जाती है, तो उसी को मिल जाता है, उसी पार्टी को मिल जाता है बहुमत। और उसी पार्टी के एक जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जो भी सभी सलाह कर लेते हैं कि भाई ये अपनी पार्टी का प्रमुख है, उसी को बना दिया जाता है प्रधानमंत्री। और चुनने का काम कौन करता है, चुनने का काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय। जो पार्टी के सभी सदस्य होते हैं उनकी सलाह ली जाती है, और वो कहते हैं कि इस आदमी को बनाना है अपने को प्रधानमंत्री, और वही आदमी बन जाता है प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना कि 100% का आधा +1, कि कोई भी सीट है दोस्तों, उसके आधे में अगर एक सीट, आधे से अगर एक सीट भी अगर कोई दल ज्यादा ले आता है, तो उसी दल या सदस्य के नेता को बना दिया जाता है दोस्तों प्रधानमंत्री। तो इस चीज को आप इस प्रकार से समझ सकते हो दोस्तों, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो दोस्तों कि लोकसभा सीटों का 50% +1, लोकसभा सीट टोटल अभी कितनी है दोस्तों, 545, 545 का 50% से एक भी ज्यादा मेंबर जिस भी पार्टी का होगा उसी दल का बन जाएगा अपने पास में प्रधानमंत्री दोस्तों। यहां से दोस्तों आप एक चीज को और समझिएगा, एक तो दोस्तों होती है नियुक्ति, नियुक्ति होती है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों निर्वाचन, निर्वाचन। ये दोनों वर्ड दोस्तों आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे कि नियुक्ति क्या होते हैं और निर्वाचन क्या होता है दोस्तों। इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। निर्वाचन दोस्तों वो होता है जिसमें जनता या कोई भी ग्रुप या समूह के लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने वोट देकर जिस किसी को चुनते हैं, वो होता है दोस्तों निर्वाचन। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे अपने लोकसभा के चुनाव में सांसद है, इनका निर्वाचन दोस्तों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से किया जाता है। तो ये है तो दोस्तों निर्वाचन। या फिर आप ले सकते हो जैसे सरपंच का निर्वाचन में दोस्तों आप वोट डाल के जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, या विधानसभा सदस्य जो विधायक हैं, ग्राम पंचायत समिति सदस्य हैं, इनका जो निर्वाचन होता है दोस्तों प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है, जिसके अंदर जनता खुद वोट डाल के अपना जो कह सकते हो अपना अध्यक्ष चुनती है, जैसे सरपंच चुनती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है। तो वो तो होता है दोस्तों निर्वाचन। निर्वाचन दोस्तों किसी समूह के द्वारा भी हो सकता है। किसी समूह के में 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति अगर वोट डाल के किसी एक को चुने तो वो भी होता है दोस्तों निर्वाचन। तो इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों। अब होती है दोस्तों नियुक्ति। नियुक्ति क्या होती है दोस्तों, किसी ग्रुप या समूह, मानो दोस्तों ये ग्रुप है, इसके अंदर ढेर सारे मेंबर हैं। किसी ग्रुप या समूह के अंदर दोस्तों, किसी ग्रुप या समूह के व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति को कह देते हैं कि भाई इनमें से दोस्तों ये 100 व्यक्ति, इनमें से इस एक व्यक्ति को बना दिया जाए, कोई भी पद दे दिया जाए, तो सभी व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यक्ति का नाम सजेस्ट करते हैं कि इस व्यक्ति को फलाना पद दे दिया जाए, फलाना मंत्रालय दे दिया जाए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों नियुक्ति। तो
ये हो प्रधानमंत्री का निर्वाचन किस प्रकार होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री का दोस्तों निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति। क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल के जो भी सदस्य होते हैं दोस्तों, वो अपना सजेशन दे देते हैं, अपना सुझाव दे देते हैं किसको, राष्ट्रपति महोदय को, कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दो, और राष्ट्रपति महोदय उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो ध्यान रखना, नियुक्ति और निर्वाचन अलग है। नियुक्ति के अंदर खाली सजेशन दिया जाता है सभी ग्रुप के मेंबर के द्वारा कि इसको फलानी पोस्ट पे या फलाना पद दे दो, और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसको पद दे दिया जाता है। तो यहां से उम्मीद करता हूं नियुक्ति और निर्वाचन आपको समझ में आया होगा। अब जो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि अपन ने देख लिया दोस्तों नियुक्ति या निर्वाचन। अब दोस्तों ये नियुक्ति या निर्वाचन तो अपन ने समझ लिया। अब देखते हैं प्रधानमंत्री है, क्या वो लोकसभा से चुन के आते हैं, क्या वो राज्यसभा से चुन के आते हैं, इस बात को और समझते हैं दोस्तों अपन। तो जो प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा के से भी चुन के आ सकते हैं और राज्यसभा से भी चुन के आ सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। प्रधानमंत्री महोदय लोकसभा से भी चुन के आ सकते हैं और राज्यसभा से भी चुन के आ सकते हैं, मतलब किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, इतना जरूर ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति दोस्तों दोनों का सदस्य नहीं होगा। लोकसभा का ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य हो, राज्यसभा का भी सदस्य हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जान सकते हो, जैसे अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो राज्यसभा से की सदस्य थी, फिर भी वो प्रधानमंत्री बनी। और फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बने। और प्रेजेंट के अंदर अपने मोदी जी हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं और प्रधानमंत्री हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल इनको समझ सकते हो दोस्तों। अब तो दोस्तों अब अपन आगे यहां से दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कोई व्यक्ति दोस्तों लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तो भी दोस्तों वो प्रधानमंत्री उसको बना सकते हैं, राष्ट्रपति। क्या कंडीशन है दोस्तों, कोई व्यक्ति मानो लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, और दोस्तों बहुमत प्राप्त दल है, जो भी पार्टी है बहुमत प्राप्त दल है लोकसभा में दोस्तों, तो बहुमत प्राप्त दल दोस्तों किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चाहे भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर ना हो। अब कंडीशन दोस्तों क्या होगी, जो भी व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मेंबर नहीं है लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 6 माह के अंदर, ये दोस्तों ध्यान रखना है, 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, चाहे वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करे, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करे। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में होता क्या है, अगर जैसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं, चुनाव हारे हुए व्यक्ति को, या कोई मंत्रालय सौंप दिया जाता है किसी हारे हुए व्यक्ति को, तो दोस्तों करते क्या है कि वो दोस्तों ज्यादातर होता है कि राज्यसभा के अंदर चले जाते हैं, राज्यसभा के अंदर क्योंकि उनकी सरकार होती है, उनका बहुमत होता है, तो वो राज्यसभा के अंदर उसको चुन लेते हैं और उसका मंत्रालय या उसका मंत्री पद वो बना रह जाता है। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होगा और उसको जो भी वो पद मिला है उसे त्याग पत्र देना होगा। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, बना देते हैं, और वो 6 माह में लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसको इस्तीफा देना होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यहां से दोस्तों अपन ने नियुक्ति देखी कि उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन का सदस्य हो तो उसको बहुमत प्राप्त दल के सभी सदस्य मिलके राष्ट्रपति के पास सुझाव भेजते हैं, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन देखते हैं इसकी आयु। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने को कितनी मिनिमम आयु अपनी होनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर दोस्तों वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। तो आप सब लोगों को पता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु है 30 वर्ष। अब अपने पास क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों यहां से कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी है। तो अपने को पता है दोनों के लिए अलग अलग आयु है, तो मिनिमम दोस्तों कौन सी है, मिनिमम आयु ये सीधी सी बात है। तो अपना राइट आंसर होगा 25 वर्ष। अगर वो राज्यसभा के सदस्य पहले चुना जाता है उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, अपने को मिनिमम आयु पूछेगी तो अपने को यही बतानी है 25 वर्ष है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं, मिनिमम आयु अपन ने देख ली। अब दोस्तों देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अधिकतम आयु। अधिकतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु दोस्तों होनी चाहिए
इसकी दोस्तों है नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी साल का हो, अगर उसका जो राजनीतिक पार्टी या दल है वो बहुमत साबित कर देता है तो उसको प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, चाहे उसकी आयु 50 साल हो, 60 साल हो या 100 साल क्रॉस कर गया हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर कितनी बार बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर कितनी बार बन सकता है? कितनी बार बन सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी भी दोस्तों नो लिमिट रखी गई है। सेम वही बात है दोस्तों, अगर कोई भी दल बहुमत साबित कर देता है अपना, तो अगर वो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहे, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहे अपने दल में से, तो वो कितनी भी बार उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। कहने का मतलब अगर मोदी जी अपनी बीजेपी का बहुमत साबित कर देते हैं आने वाले चुनाव में भी, तो भी उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जैसे 2 बार तो ऑलरेडी वो रह चुके हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार वो बहुमत साबित करने में सफलता प्राप्त करेंगे उतनी बार ही वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक दोस्तों ध्यान रखना, अमेरिका के अंदर जैसे जो राष्ट्रपति का पद है दोस्तों, वो दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका में 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। इसको आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पूछा जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है। वहां पे नो लिमिट नहीं है, वहां पे 2 बार ही बन सकता है, चाहे वो कितनी बहुमत साबित कर दे तो भी वो उसको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया जाएगा। 2 बार ही का ही वहां पे नियम है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपन ने आयु से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उनको अपन टेकल कर लिए। नियुक्ति से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे अपन से पूछे जा सकते हैं, उनको अपन ने दोस्तों टेकल कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं शपथ। इनको शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, इनको शपथ है वो दोस्तों कौन दिलाता है? शपथ दोस्तों इनको राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, ध्यान रखना है, वो राष्ट्रपति महोदय ही इनको शपथ दिलाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इनका कार्यकाल। पीएम का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो नॉर्मली रूप से अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष का। जिस प्रकार से दोस्तों लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी नॉर्मली 5 वर्ष होता है। लेकिन यहां से दोस्तों पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत। और यही दोस्तों अपने को राइट आंसर लगाना है। जब भी प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल पूछेगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको यह जरूर मिलेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब क्या है दोस्तों, और यही अपने को आंसर लगाना है। कार्यकाल कभी भी 5 वर्ष अपने को नहीं लगाना है अगर ऑब्जेक्टिव में ये है तो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री तब तक बना रह सकता है जब तक वो राष्ट्रपति का विश्वास जीतते रखता है, या फिर प्रसाद पर्यंत को कह सकते हो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार भी कह सकते हो आप इसको। तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार का इसका यह मतलब दोस्तों कतई नहीं है कि जब राष्ट्रपति चाहे तब प्रधानमंत्री को हटा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके लिए कुछ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है दोस्तों? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो अपना जो बहुमत प्राप्त दल है उसमें अगर बहुमत खो देता है किसी कारणवश से, उसका बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को हटा सकता है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, जो भी बहुमत प्राप्त दल है दोस्तों जिसका प्रधानमंत्री चुना गया है, अगर वो पूरा दल उसका बहिष्कार कर दे, जैसे किसी कंडीशन में प्रधानमंत्री ठीक से कार्य नहीं करे, अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करे, उस कंडीशन में अगर वो सभी सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के पास जाएं और राष्ट्रपति को कहें कि इसको हटाना है, तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, अपनी मर्जी से कभी नहीं हटा सकता। और अब तक अपने देश में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ हो कि सभी सदस्य प्रधानमंत्री के विरोध में हो गए हो, या प्रधानमंत्री ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया हो, या फिर कह सकते हो राष्ट्रपति ने उसको कभी हटाया हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। तो पूछा जाएगा प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रह सकते हैं। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता है दोस्तों, सब कुछ सही चलता है, तो वो 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल पूरा करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कार्यकाल। दोस्तों देख लिया अपन ने। अब देखते हैं दोस्तों त्यागपत्र। त्यागपत्र कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? त्यागपत्र दोस्तों प्रधानमंत्री अपना राष्ट्रपति महोदय को ही सौंपते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपते हैं।
जब कभी भी दोस्तों प्रधानमंत्री को ऐसा लगे कि उनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है या उन बहुमत प्राप्त दल बहुत ज़्यादा उनका विरोध कर रहे हैं, तो वो अपना त्यागपत्र सौंपना चाहें तो राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र सौंप सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपना वेतन, कि इनको वेतन दोस्तों कितना मिलता है। प्राइम मिनिस्टर को वेतन कितना मिलता है? तो वेतन दोस्तों जो सांसद को वेतन मिलता है, सांसद को जो वेतन मिलता है लगभग उतना ही वेतन मिलता है। कुछ एक भत्ते आप देख सकते हो, इसमें कुछ एक भत्ते प्लस कुछ एक सुविधाएं इसको ज्यादा मिलती हैं प्रधानमंत्री के पद के रूप में। इसलिए जो प्रधानमंत्री का वेतन है दोस्तों वो सांसद के वेतन से थोड़ा अधिक हो जाता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों अपन देखेंगे दोस्तों ये जो वेतन है दोस्तों, आप इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। प्रधानमंत्री है, मंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इन सब का जो वेतन है दोस्तों, इनका वेतन का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? इनके वेतन का जो निर्धारण है दोस्तों वो करती है संसद। इनके वेतन का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग सब लोगों को पता ही है कि संसद के अंदर होती है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब क्या है, ये खुद ही दोस्तों अपने वेतन का निर्धारण करते हैं। ये खुद सभी मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी मिलके खुद का ही वेतन का निर्धारण करते हैं। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जो व्यक्ति खुद का वेतन का निर्धारण करेगा उनका वेतन, खुद का वेतन वो कम तो रखने नहीं वाला है। इसीलिए जो भी सरकारी महकमे हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनसे कई गुना ज्यादा इनको वेतन मिलता है। और यही कारण है क्यों मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये खुद का वेतन कम क्यों रखेंगे? खुद का वेतन तो ये अच्छा ही रखेंगे ताकि इनको खुद को फायदा होने वाला है। इसीलिए इनका वेतन कई गुना ज्यादा होता है और सरकारी पोस्टों का वेतन कई गुना कम होता है। जैसा कि आपको पता ही है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, किसी का 3.5 लाख, किसी का 3 लाख, तो काफी हद तक इनका वेतन होता है। तो याद रखिएगा, जो भी ये संवैधानिक पद है दोस्तों, इन सब के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। कहने का मतलब ये खुद ही अपने वेतन का निर्धारण कर लेते हैं दोस्तों। अब जो दोस्तों अपन देखेंगे कि अपन ने समझ लिया दोस्तों किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, कौन इनको शपथ दिलाता है दोस्तों, कितना होता है इनका कार्यकाल, और ये किसको देते हैं? त्यागपत्र। तो प्रधानमंत्री से इतने ऑब्जेक्टिव मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे और आप इनको ऑब्जेक्टिव की जो भी बुक है उससे जरूर बनाइएगा। अब अपन आगे देखेंगे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की कुछ शक्तियां और कुछ कार्य, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है दोस्तों इतना बड़ा पद है, तो सिंपल सी बात है कुछ एक उसके कार्य भी होंगे, कुछ एक उनकी शक्तियां भी होंगी। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य हैं, तो अपन दोस्तों उनको देखेंगे। तो एक बार अपन इसको मिटा लेते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन दोस्तों देखने वाले हैं जो प्राइम मिनिस्टर की कुछ एक शक्तियां और कार्य हैं वो क्या क्या है, देखते हैं और उनको समझते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो कार्यपालिका का जो दोस्तों वास्तविक जो हेड होता है वो दोस्तों होता है प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो नाममात्र का हेड है, आप जानते हो नाममात्र का हेड है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो एक रूप से दोस्तों अगर देखा जाए या कहा जाए तो आप इस प्रकार से इस बिंदु को समझ सकते हो और किसी को समझा सकते हो कि जो जो शक्तियां अपने राष्ट्रपति महोदय के पास हैं, कार्यपालिक शक्तियां, विधायकीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, जो भी उसके पास शक्तियां हैं, वो उन सभी शक्तियों का उपयोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही राष्ट्रपति उन सभी शक्तियों का बारी बारी से उपयोग करते हैं। तो इस चीज को आप समझ सकते हो और समझा सकते हो। अगर कुछ एक शक्तियों में अगर अपन डिफरेंस देखना चाहें प्राइम मिनिस्टर की और अपने राष्ट्रपति महोदय की शक्तियों में अगर अंतर देखना चाहें तो कुछ एक शक्तियों को अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, जो कुछ एक शक्तियां उनसे अलग है। वैसे आप लोग समझ सकते हो कि राष्ट्रपति की जो सभी शक्तियों हैं उनका इनडायरेक्ट रूप से उपयोग प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के कहने से ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उसी प्रकार उपयोग करते हैं जैसा जैसा वो बोलते हैं। तो कुछ एक इनकी अपनी पर्सनल शक्तियां अपन उनको देखते हैं दोस्तों। तो अपन देखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियां, कौन कौन से कार्य करते हैं और कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनको अपन समझेंगे दोस्तों। तो अपन देख सकते हैं दोस्तों मंत्री परिषद के रूप में, जो मंत्री परिषद के संबंध में इसके कौन कौन से कार्य हैं इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। मंत्री परिषद के रूप में दोस्तों बिल्कुल अपन बिंदु वाइज पढ़ेंगे ताकि अपने को अगर एक रिटर्न आंसर भी अपने को लिखना हो तो अपन अच्छा आंसर लिख सकें। इसके रूप में दोस्तों आप मंत्री परिषद में आप पढ़ सकते हो कि मंत्री परिषद की बैठक बुलाना, मंत्री परिषद
की बैठक बुलाना और जो मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते हैं उन बैठकों की अध्यक्षता करना। तो ये इसके एक प्रमुख कार्य है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर अपने प्रधानमंत्री का। और दोस्तों अपन लेके चलें तो आप ले सकते हो दोस्तों, मंत्रियों को, जो भी दोस्तों मंत्री बनते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रियों को विभाग सजेस्ट करना, कि किस मंत्री को दोस्तों कौन सा विभाग दिया जाएगा। यह चीज दोस्तों कौन बताते हैं? प्रधानमंत्री बताते हैं। किसको बताते हैं? राष्ट्रपति महोदय को। और राष्ट्रपति महोदय दोस्तों उनको उसी वो विभाग सौंप देते हैं। तो किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा यह भी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। और दोस्तों अपन अगली शक्ति अपन देख सकते हैं कि विकासात्मक कार्यों को विकासात्मक जो कार्य है दोस्तों, विकासात्मक जो कार्य है, विकासात्मक कार्य को मंत्रियों को सौंपना। जो भी विकासात्मक कार्य है, जो भी योजनाएं हैं, उनको उनके बारे में मंत्रियों को बताना है कि ये योजनाएं आप अपने सेक्टर में लाओ, ताकि जो जनता का जो समग्र समुचित विकास है एक सही दिशा में हो सके। तो ये आप एक कार्य मंत्रिपरिषद के कार्य के रूप में इसको आप याद रख सकते हो। दूसरे कार्य के रूप में अपन देखना चाहें तो दोस्तों, दूसरे कार्य के रूप में राष्ट्रपति के संबंध में आप बता सकते हो दोस्तों कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन से कार्य करते हैं। तो एक तो आप दोस्तों मोटे तौर से देखोगे कि ये सलाह प्रदान करते हैं, और एक दोस्तों आप कह सकते हो नियुक्ति के अंदर भी अपनी सलाह देते हैं, नियुक्ति में भी सलाह देते हैं। दोनों को समझिएगा दोस्तों। सलाह प्रदान किस प्रकार कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय सुपुर्द करना है, प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति उसको वो मंत्रालय सौंपते हैं दोस्तों। नियुक्ति की सलाह जैसे दोस्तों कुछ एक पद हैं दोस्तों अलग अलग है, जैसे आप केग ले लो, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल है, अपने महान्यायवादी हैं, सीजीए है, जो भी अलग अलग पद है दोस्तों, इनका जो हेड कौन बनेगा, इनके सदस्य कौन बनेंगे। तो जो नियुक्ति से संबंधित सलाह है दोस्तों, नियुक्ति से किसको बनाना है इनका हेड, वो भी दोस्तों प्रधानमंत्री बताते हैं। किसको? राष्ट्रपति महोदय को बताते हैं। और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय है वो अब उसका प्रमुख बना देते हैं। तो नियुक्ति संबंधी सलाह भी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर वो राष्ट्रपति को देते हैं दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों अपन क्या इसके अंदर याद रख सकते हैं दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आप याद रख सकते हो कि जो भी दोस्तों जो योजनाएं या नीतियां हैं दोस्तों, योजनाएं या नीतियां हैं दोस्तों, इनके बारे में सूचित करता है। किनको सूचित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को सूचित करता है या प्रेसिडेंट को सूचित करता है। जो भी अपने देश में योजनाएं लाई जाती हैं या नीतियां या कानून बनाए जाते हैं, इसके संबंध में जो राष्ट्रपति को सूचना कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर महोदय ही राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि ये योजनाएं लाने जा रहे हैं और ये नीतियां अपन बदलने जा रहे हैं या नई नीतियां लाने जा रहे हैं। तो इस संबंध में संपूर्ण जानकारी अपने प्राइम मिनिस्टर महोदय प्रेसिडेंट को देते हैं, राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। तो यहाँ से आप राष्ट्रपति से संबंधित ये एक दो बिंदु आप यहाँ से याद रख सकते हो। अब जो दोस्तों कुछ एक इसकी और शक्तियां भी देख लेते हैं। संसद के संबंध में दोस्तों इसको क्या कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? संसद के संबंध में अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो संसद के संबंध में दोस्तों इनको कौन सी शक्तियां प्राप्त है? संसद के प्रति दोस्तों आपको पता है प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस बिंदु को समझना दोस्तों, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है काफी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। अब लोकसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? अपन ने देखा था कि प्रधानमंत्री है वो लोकसभा से भी चुन के आ सकते हैं और राज्यसभा से भी चुन के आ सकते हैं, दोनों जगह से चुन के आ सकते हैं। फिर ये दोस्तों लोकसभा के प्रति ही क्यों उत्तरदायी होते हैं, ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं होते? इस चीज को आप समझिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सब लोगों को पता है जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा है जनता का सदन।
इसको जनता का सदन भी कहते हैं, सबको पता है जनता का सदन है दोस्तों। और दोस्तों जनता का सदन है, लोकसभा के अंदर जो भी सदस्य चुन के आते हैं वो जनता चुन के भेजती है। राज्यसभा में जो सदस्य चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, लेकिन लोकसभा के जो भी मेंबर है, जो सांसद जिनको कहते हैं, वो जनता चुनती है। तो उनको जवाब भी दोस्तों जनता के सामने ही देना होता है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो जनता का सदन है। और जो भी वो योजनाएं ला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, नीतियां ला रहे हैं, उनका जनता मूल्यांकन करती है। और दोस्तों और वो प्राइम मिनिस्टर महोदय से सवाल जवाब करती है, और वो उन सवालों का जवाब दोस्तों यही इस जनता के सदन में लोकसभा में आके उन सवालों का जवाब देते हैं। और जनता प्राइम मिनिस्टर या फिर कहते हैं सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से ये फैसला करती है कि उनके द्वारा लाई गई नीतियां या कार्य कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है। वो अपने वोट के माध्यम से उसका जवाब देती है। तो लोकसभा को से अपने समझ लिया दोस्तों कि किस प्रकार से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। यह भी ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको ध्यान रखना है। तो लोकसभा दोस्तों ये निम्न सदन भी है, जनता के सदन के साथ निम्न सदन भी इसको कहा जाता है। और राज्यसभा है दोस्तों वो उच्च सदन है, ध्यान रखना है अपने को। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, संसद के संबंध में अपने कार्य देखा कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्री परिषद भी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्री परिषद का ही एक आप कह सकते हो मंत्री परिषद का ही हेड होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के और सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हो, संसद से जो लोकसभा का विघटन है दोस्तों, लोकसभा का विघटन पूछा जाता है दोस्तों। लोकसभा का विघटन अगर करना होता है तो उसकी सलाह भी दोस्तों जो राष्ट्रपति महोदय को देता है कि लोकसभा का कुछ एक सदस्य जैसे सही काम नहीं कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि अब लोकसभा का विघटन कर देना चाहिए, तो वो सलाह भी राष्ट्रपति महोदय को प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। तो यहां से आप एक दो पॉइंट याद रख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अगला पॉइंट आप याद रख सकते हो यहां से कि संसद के अंदर दोस्तों क्या होता है, संसद में सरकार का मुखिया होता है, ये सरकार का मुखिया होता है। सबको ही पता है सरकार का वास्तविक मुखिया दोस्तों प्राइम मिनिस्टर होता है। तो संसद में सरकार का मुखिया होता है, इसका मतलब क्या है, जो भी जनता सवाल करेगी संसद में, जवाब करेगी, उन सभी सवालों और सवालों का ये प्राइम मिनिस्टर महोदय जवाब देंगे। कई बार दोस्तों कुछ एक मुद्दों पर विपक्ष सवाल करते हैं, विपक्ष अपनी सहमति जताते हैं कि इस काम को इस प्रकार से ना करके इस प्रकार से किया जाए। तो कई बार प्राइम मिनिस्टर उनकी बातों को भी शामिल करके उसमें थोड़ा फेरबदल करता है। लेकिन फिलहाल में तो दोस्तों विपक्ष ऐसा है नहीं कि वो सुझाव दे और प्राइम मिनिस्टर उनको माने, लेकिन चाहे तो वो उनके सुझावों को भी मान सकता है दोस्तों। तो जनता के सवालों का जवाब देगा, जनता के सदन में देगा, कहाँ, संसद में जाके वो जनता के सवालों का और जो अपने विपक्ष हैं उनके सवालों का जवाब पेश करता है। इसीलिए दोस्तों सरकार का मुखिया होता है। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों कुछ एक अपन देख लेते हैं इसके अन्य कार्य। कुछ एक प्राइम मिनिस्टर महोदय अन्य कार्य भी करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पद है तो दोस्तों कार्य तो इनको करने ही पड़ेंगे। कुछ एक इनको पावर्स या शक्तियां भी दी गई हैं। तो और कौन से दोस्तों इसको पावर या शक्ति या कार्य करता है ये, एक दोस्तों आप पढ़ोगे बार बार कि नीति आयोग के ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जो नीति आयोग है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों ये। तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। एक दोस्तों होती है अंतर्राज्यीय परिषद, तो अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। और एक आप देख सकते हो दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, तो राष्ट्रीय एकता परिषद के भी दोस्तों ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इनके अलावा कुछ एक संस्थाओं के और के भी ये दोस्तों अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपन इसके कार्य देख सकते हैं। मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य हैं, राष्ट्रपति
से संबंधित कार्य हैं और संसद से संबंधित कार्य हैं और कुछ एक अन्य कार्य हैं। तो इन सब को आप याद कर सकते हो और समझ सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन अपने को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैं आपको बोल के बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे जाएंगे। यहाँ से दोस्तों अगर आप इतना आप याद कर लेते हो, इतना आप समझ लेते हो, तो प्रधानमंत्री के जो चैप्टर है इससे दोस्तों आपके 99% तक के क्वेश्चन बनेंगे, 99% तक के आपके क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये मेरा दावा है। आप चाहो तो पुराने पेपर उठा के देख सकते हो, उसके क्वेश्चन बना सकते हो। चाहो तो आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके उस बुक से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन बनाइएगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अगर नहीं बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, सर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, आपकी 100% मदद की जाएगी मेरे द्वारा। तो कुछ एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो क्या पूछे जाते हैं दोस्तों देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा दोस्तों कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था। तो आप यहां से एक बॉक्स में लिख सकते हो और याद कर सकते हो सबसे लंबा जो कार्यकाल है दोस्तों वो किस प्राइम मिनिस्टर का था। सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों नेहरू जी का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो पहली महिला पीएम दोस्तों कौन बनी, ध्यान रखना, पहली महिला पीएम दोस्तों कौन बनी है, इंदिरा गांधी बनी थी। इस बिंदु का आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने। पहली गैर कांग्रेसी सरकार दोस्तों याद रखना है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, कांग्रेसी सेम सरकार में पीएम कौन बने दोस्तों, कौन बने थे, मोरारजी देसाई बने थे। सभी को पता है मोरारजी देसाई बने थे दोस्तों, 1977 में बने थे दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना है। 1977 में मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, किसे दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पास करके किस प्रधानमंत्री को हटाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव पास करके दोस्तों किस प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव पास करके किस प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया था। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखना है, यह भी दोस्तों मोरारजी देसाई को हटाया गया था। सर मोरारजी देसाई को 1978 में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा दिया गया था, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। और दोस्तों आप याद रख सकते हो कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिसने संसद की कार्यवाही में कभी भाग नहीं लिया। तो आप ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखोगे, चौधरी चरण सिंह थे जिसने संसद की कार्यवाही में कभी भाग नहीं लिया। संसद की कार्यवाही में कभी भी भाग नहीं लेने वाले प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह थे। तो आप इनको ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हो, चौधरी चरण सिंह का नाम याद रखोगे। इस प्रकार से दोस्तों अगर कोई और भी इस प्रकार का अगर ऑब्जेक्टिव आपके बनता हो तो आप उसको याद रख सकते हो। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्राइम मिनिस्टर से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन आप अब आने वाले कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं करोगे, आप क्वेश्चन ठीक करके आओगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, दी हुई जानकारी अच्छी लगे, तो थोड़ा सा मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए आप थोड़ा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि अपन भी दोस्तों औरों की बातें अपनी एक बिग फैमिली हो सके और मैं आप लोगों का और अच्छे से एक्सप्लेन करके और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। आप जहां भी जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं उस माध्यम को जारी रखिएगा और जितना हो सकता है आपकी मदद कर सकूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प करूँगा। तो आप जो भी अपने नए वीडियो आते हैं उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आपकी एक अच्छी समझ विकसित होगी और ऑब्जेक्टिव आपसे ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।